हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे जितने भी कोई आपके सीरीज आएगी 1 से 30 क्वेश्चन की, ये आपके कंटिन्यू एग्जाम तक चलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक शिक्षक की पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से शिक्षक की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यह कौन सी माननी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। एक जो शिक्षक होता है उसमें धैर्य और दृढ़ता बहुत ही जरूरी होती है। इसका देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होती है, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए उसका धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक, दूसरा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है, अतः इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। हम कैसे, कोई भी अभिभावक ऐसे आग्रह नहीं कर सकता कि अपने बच्चे का अनुभाग ही बदलवा दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये एकदम सही बैठ रहा है। अगले देख लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये भी कोई बात नहीं हुई, ये भी गलत हो जाएगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो शिक्षक की शिकायत क्यों करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अभिभावकों को शिक्षक पर अपना विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ जो भी समस्या है उसको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र, यहाँ पे इसका वो है, इसका विस्तार दिया हुआ है। यदि कोई छात्र अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, यदि कोई शिक्षक, यहाँ पे छात्र नहीं शिक्षक, अपनी लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ये दिया हुआ है। ये आपको कब पूछा गया था, ये सीटेट क्लास 1 to 5 में 26 जून 2011 में पूछा गया था यही क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आज के एग्जाम पे भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह घटना जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी घटना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये राइट आंसर है मूर्त। एक उसके दिमाग में एक मूर्त, एक आकृति बनने लगती है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, और ये कब से शुरू होता है, जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो ये उसका किशोर अवस्था से धीरे धीरे एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इसका देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रारंभ 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक याजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन कौन सा, संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार और वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता, जो आपस में संबंध स्थापित करते हैं, सामान लेना देना और संरक्षण करना, इन सभी का भी यहाँ पे उसकी क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन का चित्रण। नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, मन का चित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है, साहसिक कार्यों की क्रिया की योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीकी से। मन का जो चिंतन है वो मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब हम मन का जो मानचित्र होता है, सबसे पहले जब हम किसी कार्य करते हैं तो उसके अपने माइंड में ही एक रूपरेखा बना लेना चाहिए। यही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मन की क्रियाशीलता। जो माइंड में एक क्रियाशीलता पर अनुसंधान कर लेते हैं वही होता है मन का मानचित्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कौन सा है, ये बताना है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये आपको बताना है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो इसमें आपका जो है सरल और रोचक जो होता है ना, और इसमें क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों, वैसे तो ये सभी ही, बट क्या होता है, बट यहाँ पे महंगी नहीं होगा। महंगी बच्चों जो है हर सभी बच्चे ना यहाँ पे महंगी वस्तु में एफर्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे महंगी नहीं होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, क्षमता के अनुरूप जो बच्चा समझ सके। अगर बच्चे की क्षमता नहीं है तो आप कितनी भी सरल वो समझ ही नहीं पाएगा। तो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक समझ सके बात को। इसका देखिए यही लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार तो विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है ना, हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में उसकी कैपेसिटी को क्या है, बिल्ड अप करना है। ठीक है, कैपेसिटी ही उसकी क्या करना है, हमें सबसे पहले बिल्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी। एक शिक्षार्थी के अंतर्जात जो है प्रतिभा, जो अंदर से उनकी प्रतिभाएं हैं, आंतरिक प्रतिभाएं, उनका पोषण करने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराना। जब किसी भी शिक्षार्थी को उसका अवसर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपनी प्रतिभाओं को बहुत ज्यादा विकसित कर पाएगा। तो प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अवसर देने पड़ेंगे, अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वो है आपका जो है ए नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त। यहाँ पे 12 वर्ष से जब ऊपर हो जाता है बच्चा, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक ज्ञान विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, योग्यताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीखना कब समृद्ध होगा, जब हम क्या करेंगे, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन की सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि विद्यार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। ये भी आपको 26 जून 2011 में इसका एग्जाम हुआ है, वही वाली परीक्षा का यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने में की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानना चाहिए।
ये पूछ रहा है। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अनअधिगमित भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो हम सीखने की प्रक्रिया को कौन सी विशेषता नहीं माननी चाहिए, ये पूछ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि शैक्षिक संस्थान में ही हम सीखते हैं, हम बचपन से ही, जन्म से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान यहाँ पे दिया है कि शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उस शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। ये इसका मेन कारण है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। उसके साथ कक्षा में क्या है, सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। 5वीं कक्षा का अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसमें उसे ये नहीं सोचने की चाहिए कि ये दृष्टिबाधित है, उसके पास सामान्य व्यवहार करे, ताकि क्या करे वो, और श्रव्य सीडी जो सुनने लायक सीडी होती है उसके माध्यम से उसको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एकदम सही हो जाएगा। इसका देखते हैं 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके, बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ ही एक समान व्यवहार करना चाहिए। अगर उसके साथ विशेष व्यवहार करेंगे तो वो अपने आप को सबसे अलग फील करेगा, अलग महसूस करना शुरू कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछता है पेडागोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तन्निध संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है? तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका शरीर की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा कहाँ पे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वो है विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है, वहां पे विद्यालय के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय में एवं कक्षा में पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो शिक्षकों जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है शिक्षण का संकेतक, तो विद्यार्थियों को क्या वो प्रेरित करेंगे जब उनसे क्या करेंगे, जब वो प्रश्न पूछेंगे। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तब क्या होगा, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है इसे। यही राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है और छात्र के पूर्व अनुभवों तथा विशेष रुचियों के प्रयोग में लाकर अध्ययन के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह है जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह है जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह है जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, वह है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। कौन से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जो बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण नहीं है वो कौन सा, जो है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, ये तो कोई बात नहीं हुई बुद्धिमानता की। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है ये तो एकदम सही हुआ। जो नई परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है ये भी सही है आपको। प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण, जो मतलब जिसके बोलने की शैली बहुत अच्छी हो और संप्रेषण किसी से बातचीत करने में बहुत सक्षम हो, वो भी एकदम सही है। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, रटने से छात्र हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसमें समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। आपको रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश किसको जाता है? पावलोव को, हल्बर को, स्किनर को या पियाजे को? जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं वो समझ सूझ का सिद्धांत कहते नहीं है, तो किसने दिया था? जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी इसकी कोई बात नहीं हुई। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे बच्चों को उनके बात करने पर जो है मान्यता मिलेगी, उनको जहाँ पे उनकी बातों को कोई सुनेगा वहीं पे उसको बात करना काफी जो है अच्छा लगेगा और उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम, प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप से सुधार करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? इसलिए सीखे हुए नए अधिगम को अलग से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है? हमारी रुचि बढ़ती है। तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा विद्यार्थी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर से संकेत करती है। क्या संकेत करते हैं? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव का प्रदान करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करते हैं उसकी ओर संकेत करती है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा निचली कक्षा में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो मनोवैज्ञानिक और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है आपका 21 कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति, सीखने का तत्परता नियम या सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सीखने का सादृश्यता नियम। जो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो वो सीखने का सादृश्य होता है। जैसे जैसे वो पिछली कक्षाओं में सीखता है उसी के अनुरूप वो नई स्थिति में उसी सीखे हुए ज्ञान के अनुसार ही अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है कि सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चे किसी नई परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति में समस्या के साथ की थी। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना ये तो सच में नहीं है, और व्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार तो कौन सा नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक अपने समन्वयकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उसका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे
कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा के अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। कहाँ पर? अन्य जो है सामान्य बच्चों के साथ उनको जो है शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। यहाँ पे एनईपी में एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम जो इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी गई है। ये इसका जो है जो एनसीएफ है 2005, ये इसमें यही बात को सबसे ज्यादा बल दिया गया है कि सबसे जो बच्चे हैं उसको चाहे वो विशेष हो चाहे सामान्य हो, दोनों को क्या करना है? सामान्य लेकर चलना है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। और जो विशेष बच्चे हैं उनको कुछ चीजें स्पेशल प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे दृष्टिबाधित है तो उसको पीडी के माध्यम से, अगर कोई सुन नहीं सकता है तो उसको वीडियो के माध्यम से जो है क्लास का जो शिक्षा है, क्लास की जो शिक्षा है उसको प्रॉपर कंटिन्यू करना है। यही एनसीएफ 2005 का जो 2005 एनसीएफ है उसमें यही सब बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने की तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है, और ये लास्ट है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। डिसलेक्सिया, अब इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास और मानसिक विकास। तो डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार से संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और नकारात्मक। तो बच्चों को जो सीखने की प्रक्रिया माता पिता को जो है अग्रोन्मुखी, मतलब आगे आगे माता पिता को दिखाना चाहिए करके उसी को बच्चे अनुकरण करेंगे। जैसे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज है तो उसको करने की प्रोत्साहित करना और खुद करना चाहिए, ताकि और उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी जो समाप्त नहीं होता है, मतलब लगातार चलने वाला। तो लगातार बोलेंगे तो निरंतर, लगातार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 28 है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका राइट आंसर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यह है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अपने किशोरावस्था में बच्चे ये सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। परीक्षण के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या कोहल वर्ग के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? ये है जीन पियाजे के द्वारा। यहाँ पे जीन पियाजे के द्वारा इसको बच्चे के बौद्धिक जो 4 विशिष्ट अवस्था है उनको बताया गया है। कौन कौन सी अवस्था है? तो ये है आपका
देखिए ये है आपके संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। और इसी को क्या कहते हैं? अमूर्त। इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक 30 ही क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।